Hello students, welcome to this video, and in this video we are going to learn chapter number 9, and the name of the chapter is Mineral and Energy Resources 2. Okay, but before starting this video students, as I do, let me tell you, if you are new to this channel and till now if you have not subscribed our channel, please subscribe it and press the bell icon so that you can get all the videos on time. Okay, so without wasting our time, let's get started. Students, here you have to watch full videos, okay, then only you will get the concept. So introduction students, energy is an essential input for industrial and economic development and for improving the standard of living. यानी कि बच्चों एनर्जी क्या है, एक बहुत ही एसेंशियल इनपुट है किसके लिए, किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा अगर लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना हो तो बच्चों उसके लिए भी एनर्जी एक बहुत ही एसेंशियल या फिर कहिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। आगे क्या है, एनर्जी आउटपुट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉमर्शियल सोर्सेस लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि एनर्जी जो है हमें कहाँ से मिलती है, हमें कोल से मिलती है, पेट्रोलियम से मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से मिलते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड सम टाइम बाय पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी। तो कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर हमें मेजर करनी हो यानी उसे हमें जाननी हो तो उसका पैरामीटर जो होता है वो होता है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल। पर कैपिटा का मतलब होता है बच्चों पर पर्सन, ओके, यानी हर एक इंसान का कंजम्पशन। यानी कि बच्चों किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाता है, उस रीजन का हर एक इंसान कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द types of energy sources. So students, there are two types of energy sources. First is conventional energy sources, okay, conventional energy sources. अब ये conventional energy sources क्या होते हैं? So those sources of energy, here it is energy, okay, not energies. Those sources of energy which are being used by people for a long time and still being tapped, okay, here not touch, स्टिल बिंग टैप्ड एंड यूज एबंडेंटली। यानी कि एनर्जी का वो सोर्स बच्चों जो हम बहुत समय पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी हम एबंडेंटली उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कंपेंसेट वंस दीज आर यूज्ड। यानी कि एक बार यूज़ कर ले, यानी कि एक बार अगर हम इसे यूज़ कर ले तो दोबारा उसे हम उसका कंपेंसेट नहीं होगा, यानी कि उसे हम कंपेंसेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसका भुगतान नहीं होगा। अगर हम उसको एक बार यूज़ कर लेंगे तो दोबारा वो नहीं आएगा, यानी कि वो क्या होने वाली है, समाप्त हो जाने वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगर हम एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करें, स्पेशली यहाँ पर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो उसका कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों, ये है आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। सो ये सारे जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, ये अगर एक बार हम इसे यूज़ कर लेंगे तो ये दोबारा वापस आने वाला नहीं है, यानी कि ये क्या है, फिनिशेबल कह सकते हैं हम या फिर एग्जिस्टेबल हम इसे कह सकते हैं। दीज सोर्सेस आर एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आपका यही बात लिखा हुआ है, दीज सोर्सेस आर एग्जिस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यानी कि ये जो सोर्सेस है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है ये एग्जिस्टेबल है, यानी कि ख़त्म हो जाने वाली सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। अगर हम इसे कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो एक समय आगे ये ख़त्म हो जाएगा, दुनिया से ये विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू बी मेंटेन, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड। अगर हमें इसे मेंटेन करना हो, इसे स्टोर्ड करना हो यानी इसे स्टोर करके रखना हो या फिर इसे ट्रांसमिट करना हो तो इसके लिए बहुत ही ये एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खर्चीला है। ये कर पाना किसी आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी आम आदमी के लिए इसे मेंटेन करना, इसे ट्रांसमिट करना या फिर इसे स्टोर करना जो है वो इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो एनर्जी जनरेटेड बाय यूजिंग विंड, सोलर, स्मॉल हाइड्रो, टाइड्स, जियोथर्मल हीट एंड बायोमास इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। यानी कि बच्चों विंड, सोलर या फिर वाटर या फिर जियोथर्मल और बायोमास से जनरेट किया जाने वाला जो एनर्जी होता है उसे हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों से जब एनर्जी हम जनरेट करते हैं उसे हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। और ये जो एनर्जी होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं आपका नॉन एग्जिस्टेबल, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला एनर्जी है और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो ऑल दीज सोर्सेस आर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉट प्रोसेस या सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ओके।
So all these sources are renewable sources of energy generation and do not cause environmental pollution. जैसे कि बच्चों हमने देखा था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जितने भी सोर्स है ये क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती। सो यहाँ पर लिखा है डू नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि हमारा जो वातावरण है उसे डिग्रेड नहीं करता, उसे पोल्यूट नहीं करता, क्योंकि इसमें स्मोक नहीं निकलता उतना कि स्मोक निकलता ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। तो अगर आप उधर देखोगे जितने भी कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वहाँ जितने भी सोर्सेस है ये सारे के सारे यहाँ से स्मोक निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, जिससे एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, एयर पोल्यूट होता है बहुत, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होता है। आवर कंट्री हैज़ बीन एंडोड विथ एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कोल को पढ़ेंगे, ठीक है। सो कोल इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम बहुत ही सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी हम इसे कर रहे हैं, लेकिन ये एक दिन अगर हम इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये एग्जिस्टेबल है, ठीक है। इट इज़ एन इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या है, ये इनफ्लेमेबल है और ये क्या कौन सा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पर बच्चों इनफ्लेमेबल का मतलब जिसमें जल्दी ही आग पकड़ ले, ऐसा सब्सटेंस जिसमें आग पकड़ ले, ठीक है, उसे हम इनफ्लेमेबल कहते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस ही है जहाँ पर जल्दी आग पकड़ लेता है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हो, क्योंकि आपको पता होगा कि कोल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट्स, स्पेशली डेड प्लांट्स जब डिकम्पोज हो जाते हैं उसके बाद ही कोल बनते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि कोल जो है वो प्लांट से बने हुए, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए, इसीलिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा गया है। तो इट इज़ एन इनफ्लेमेबल, यानी कि आग लगने वाला, आग जलने वाला एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, यानी कि स्पेशली हम कहते हैं कार्बन से बना हुआ है, और ये कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। आगे क्या है, कोल इज फॉर्म व्हेन दैट प्लांट्स मैटर सबमर्ज इन स्वैम्प एनवायरनमेंट इज सब्जेक्टेड टू बी जियोलॉजिकल फोर्सेस ऑफ हीट एंड प्रेशर ओवर 100 of millions of years over time, and the plant matter transform from moist low carbon pit to coal and energy and carbon dense black or brownish black sedimentary rock। ओके, सो तो बच्चों अब कोल कैसे बनता है, देखो बच्चों कोल जो है ना, जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं वो जब किसी भी स्वैम्पी एरिया में, आप कह सकते हो सिंपल भाषा में दलदली इलाका में, जब ये डेड प्लांट जो है सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है नीचे, फिर धीरे धीरे वो उसी तरह से क्या होता है आपका, वो ज़मीन में धंस जाता है, जिसके कारण से जो अर्थ का जो हीट और प्रेशर है उसका कारण से धीरे 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 ये जो प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट्स, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये किस में बदल जाते हैं, कोल में बदल जाते हैं, ठीक है। इसे इस तरह से कोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसलिए माना जाता है कि लगभग हम कह सकते हैं 300 मिलियन साल पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, बहुत सारे मर्सेस हुआ करते थे, स्वैम्पी एरिया यानी कि दलदलिया एरिया आप कह सकते हो, और उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे उगे थे, और धीरे धीरे क्या हो गया, ये सारे पेड़ पौधे किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से ये सारे पेड़ पौधे उस दलदलिया इलाका में, यानी कि स्वैम्पी रीजन में क्या हो गए, ये डिपोजिट हो गए और यहाँ पर वहीं पर ये क्या गए, धस गए। और बच्चों उसके बाद क्या हुआ, ये सारे के सारे जो प्लांट्स है, डेड प्लांट्स, वो जमीन के नीचे धस गए और धीरे धीरे उसे वो जमीन के नीचे धसते गए। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये सारे समय के साथ प्लांट्स से डिकम्पोज होते ये क्या बन गए, कोल बन गए। और इसका अगर हम कलर की बात करें तो ये थोड़ा ब्लैक कलर का होता है और थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। कोल इज द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। तो अगर हम बच्चों पावर जनरेशन की अगर हम बात करें, एनर्जी हम कह सकते हैं एनर्जी जनरेशन की अगर हम बात करें, तो इंडिया में सबसे मेन सोर्स जो है वो क्या है, कोल ही है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड वैरायटी ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल फॉर देयर इनटेक ऑफ पावर। यानी कि बच्चों ज़्यादातर इंडस्ट्रीज, ठीक है,
ज़्यादातर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज हो, ये सारे के सारे इंडस्ट्री डायरेक्टली डिपेंड किस पर करती है अपने पावर के लिए, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए पावर तो चाहिए, पावर के बिना तो कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो ये जितने भी सारे इंडस्ट्रीज है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है डायरेक्टली वो कोल पर डिपेंड रहते हैं। अगर कोल मिला तो उनको पावर मिलेगा, तभी ये काम करेंगे, इंडस्ट्रियाँ चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। सो वी कैन से दैट ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री इज टोटली डिपेंड ऑन कोल फॉर द पावर। ठीक है, now students we will see the types of coal. So depending upon the percentage of carbon present, 4 types of coals are there. So बच्चों यहाँ पर कोल का जो टाइप्स बनाया गया है, so there are 4 types of coal, 4 कोल का 4 टाइप्स है। अब इसमें भी किस पर डिपेंड करता है कि किसमें कितना परसेंट कार्बन है। तो यहाँ पर पहला है आपका एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पिट। तो बच्चों सबसे पहला जो एंथ्रासाइट है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, बिटुमिनस उससे थोड़ा पुअर क्वालिटी का है, लिग्नाइट उससे थोड़ा पुअर क्वालिटी का, और पिट उससे यानी कि सबसे पुअर क्वालिटी का कोल है। सो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होता है, बिटुमिनस में उससे थोड़ा कम, लिग्नाइट में उससे कम और पिट में सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट सो बेस्ट क्वालिटी कोल एंड कंटेन्स ओवर 80% ऑफ कार्बन, ओवर मोर देन 80%। तो बच्चों एंथ्रासाइट जो है बेस्ट क्वालिटी कोल है, यानी कि कोल का सबसे अच्छा क्वालिटी वाला कोल एंथ्रासाइट है। इसमें बच्चों 80% से भी ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जो कोल में जितना ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट हो वो उतना ही अच्छा होता है, इसीलिए ये बेस्ट क्वालिटी कोल है। और ये होता है आपका हार्ड, सबसे हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। उसके अलावा इसका जो कलर है बच्चों ये कैसा होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, और एंथ्रासाइट की अगर हम बात करें तो बच्चों ये भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, और ये केवल पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। सो फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, आगे देखते हैं बच्चों बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस वाइडली यूज वेराइटी ऑफ कोल विथ कार्बन कंटेंट ऑफ 60 to 80%। सो बच्चों ये जो बिटुमिनस जो कोल है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, कोल है। ठीक है, अब इसमें अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करें तो एंथ्रासाइट से कम होता है। जैसे कि मैंने बताया एंथ्रासाइट में 80% से ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, यानी कार्बन प्रेजेंट होता है। इसमें जो कार्बन जो है 60 से 80% के बीच में इसमें पाया जाता है। ठीक है, इट्स कैलोरीफाइक वैल्यू इज वेरी हाई ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड लो मॉइस्चर कंटेंट। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया जो एंथ्रासाइट है ना, एंथ्रासाइट का जो कैलोरीफाइक जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बिटुमिनस की बात करें बच्चों तो इसका भी हाई है लेकिन एंथ्रासाइट से कम है। फिर भी यहाँ पर लिखा है कि इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन। यानी कि बच्चों सीधा आप ये समझ सकते हो कि जिसमें ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होगा उसका कैलोरीफाइक वैल्यू यानी कैलोरीफिक वैल्यू जो है उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसमें जितना कार्बन ज़्यादा है उसमें उतना ही मॉइस्चर कम होगा। तो अगर हम बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में मॉइस्चर की अगर हम बात करें तो जो एंथ्रासाइट जो कोल है उसमें मॉइस्चर तो होगा ही नहीं बच्चों। अगर हम बिटुमिनस की अगर हम बात करें तो बिटुमिनस में मॉइस्चर जो है वो बहुत ही लो होता है। मेनली यूज फॉर हीटिंग, स्टीम राइजिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कोक। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है बच्चों, हीटिंग। ठीक है, यानी किसी चीज़ को हीट करने के लिए, स्टीम राइज करने के लिए, स्टीम निकालने के लिए, उसके अलावा कोक को प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कोक का प्रोडक्शन करने के लिए। अब कोक क्या होता है बच्चों, जब हम बच्चों कोल को इन एब्सेंस ऑफ एयर जब हम हीट करते हैं तो इससे एक चीज़ निकल के आता है, एक हम कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा, हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा चीज़ एक निकल के आता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। सो व्हेन कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, ओके, इट गेट कन्वर्टेड इनटू कोक एंड विथ सम अदर आइटम्स टू। ओके, सो मोस्टली फाउंड इन झारखंड। आप देखो बच्चों बिटुमिनस जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मोस्टली फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। बच्चों आपको इनमें से कोई 3 नाम आप याद रखें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते बच्चों, थर्ड टाइप लिग्नाइट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट, उसके बाद आता है आपका बिटुमिनस, अब है लिग्नाइट। सो लिग्नाइट ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल, लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, यहाँ पर बच्चों इन्फीरियर क्वालिटी का मतलब होता है ऑफ बैड क्वालिटी, खराब क्वालिटी का होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। इट इज
फ्राइबल इन नेचर। ये कैसा, इसका नेचर कैसा होता है, ये फ्राइबल होता है। फ्राइबल का मतलब अगर आप इसे हाथ से पकड़ कर आप इसे क्या करोगे, निचोड़ोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मतलब इजीली ये क्या हो जाएगा, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये फ्राइबल होता है नेचर में। कंटेन्स मोर ऑफ मॉइस्चर एंड लेस ऑफ कंबशियल मैटर, यानी कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एंथ्रासाइट एंड बिटुमिनस। ठीक है, इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, और इसमें कंबशियल मैटर जो है वो कम होता है, यानी कि जो जलने वाला चीज़ें जो होता है ना वो कम होता है, यानी कि इसमें कार्बन कंटेंट ही बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है। अब ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है आपका राजस्थान में। राजस्थान में आपका पालना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर पाया जाता है। ने वैली इन तमिलनाडु, लखीमपुर इन आसाम, ओके, करेवा इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको यहाँ पर स्टेट्स के नाम याद रखने हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर में ये पाए जाते हैं। आगे बच्चों पीट। सो पीट फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट टू कोल। ठीक है, यानी कि ये पीट क्या है बच्चों, यहाँ पर फूड लिखा है लेकिन ये फूड नहीं होगा, आपका वुड होगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड टू कोल, यानी कि ये जो पीट है ना बच्चों, ये जब पेड़ जो है, यानी कि पेड़ पौधा जो है जब जमीन में धंस जाते हैं, जब वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं कोल में, तो जब फर्स्ट स्टेज में होता है उसी स्टेज में हम इसे क्या कहते हैं, पिट कहते हैं, यानी कि ये टोटली कोल में कन्वर्ट अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अगर हम इसकी कार्बन कंटेंट की बात करें बच्चों, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो इसमें लगभग 50 से 60% ही कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड टू कोल, यानी कि लकड़ी, जितने भी पेड़ पौधे जमीन के अंदर धसे हुए हैं, जब वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेज होता है उसी स्टेज में हम इसे क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। और हम जब इसी स्टेज में इसे हम माइन करके निकालते हैं, तो इसमें जो कार्बन जो कंटेंट होता है वो 50 to 60% होता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है। आगे क्या है बच्चों, इमिट मोर स्मोक एंड लीव्स ए लॉट ऑफ ऐश। ऐश नहीं लिखा है बच्चों, आफ्टर बर्निंग, यानी कि बच्चों धुआं बहुत निकलता है इसमें, पीट में धुआं बहुत निकलता है क्योंकि अच्छा क्वालिटी का नहीं है, और जलने के बाद ये बहुत सारा राख छोड़ता है। ठीक है, लीव्स लॉट ऑफ ऐश आफ्टर बर्निंग, एक्स यहाँ पर नहीं लिखा, टाइपिंग मिस्टेक। तो बच्चों ये है आपका पीट का। अब ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, पीट फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, अकाउंट फॉर नियरली 90% ऑफ कोल रिजर्व। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या, फाउंड इन झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, अकाउंट फॉर नियरली 90% ऑफ कोल रिजर्व्स। सो ये पीट कहाँ पर पाया जाता है बच्चों, पीट पाया जाता है आपका झारखंड में और ओडिशा में, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, और ये जो चारों स्टेट्स में ही 90% कोल रिजर्व पाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस मच ओनली इन दिस वीडियो। In next video we will see the students will see uses of coal, then distribution of coal, about Gondwana coal fields and tertiary coal fields, and advantages of coal energy and disadvantages of coal energy in our part 2.